हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू दुराना एकेडमी। तो टाइम नहीं वेस्ट करते, सीधा आपको पता है आज हमने क्या करना है। आज हमने मशीन के कंसेप्चुअल क्वेश्चंस को डिस्कस करना है। तो चलिए शुरू करते हैं। ये है हमारा सबसे पहला एमसीक्यू बेस्ड क्वेश्चन। अब अगर आप इसमें देखें तो यहाँ लिखा है द एडजेसेंट डायग्राम शोज द मूवेबल ब्लॉक। ये आपको मूवेबल ब्लॉक यहाँ पे दिया हुआ है। ऑफ कोर्स ये एक ब्लॉक एंड टैकल का ही हिस्सा है और इसमें सबसे इंपॉर्टेंट बात लिखी हुई है कि जो एफर्ट है वो कन्वीनियंट डायरेक्शन में लग रहा है। अब वो कहता है कि फ्रॉम द डायग्राम वी कैन कंक्लूड द नंबर ऑफ पुलीज यूज्ड इन द फिक्स्ड ब्लॉक आर। देखिए, आपको पहले ये समझना होगा, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है यहाँ पर, कि यहां पर नीचे सिर्फ एक ही पुली का इस्तेमाल किया गया है और उस एक पुली के साथ, मतलब ये मूवेबल वाला हिस्सा है और उसके साथ 3 स्ट्रैंड लगे हुए हैं, 1, 2 एंड 3। क्योंकि यहाँ पे 3 स्ट्रैंड्स लगे हैं, इसका मतलब ये हुआ कि जो लोड है ये लोड हमारा 3T के बराबर होगा। जो हमने अब तक स्टडी किया है मैं उसके बारे में बात कर रहा हूं। और नीचे क्या है, यहाँ पे आपका नीचे आपका यहाँ पे होगा लोड। तो यहाँ पे क्या होगा, आपके पास लोड होगा और ये लोड क्योंकि 3 स्ट्रैंड से बैलेंस हो रहा है इसलिए हमारा जो लोड है वो 3T लिखा जाएगा। हमें पता है कि कन्वीनियंट डायरेक्शन हो या ना हो, एफर्ट हमेशा T के बराबर होता है। और अगर एफर्ट हमारा T के बराबर है और अगर ये एक तरह से, अगर मैं इसको 100% एफिशिएंट लेके चलूं, बल्कि उनको बोलना चाहिए था लेकिन चलो नहीं भी बोला, फिर भी समझ में आता है, तो हमारी मैकेनिकल एडवांटेज 3 आती है जो कि नंबर ऑफ पुलिस के बराबर होती है। तो इसका मतलब यहाँ पे जो नंबर ऑफ पुलिस का इस्तेमाल किया गया है वो हमारा 3 है। कैसे किया मैंने, फिर से देख लीजिए। मैंने लोड अपॉन एफर्ट किया, लोड हमारा 3T है, एफर्ट हमारा T है, कट के हमारे पास 3 आ गया। और वेलोसिटी रेशियो तो मैकेनिकल एडवांटेज के बराबर ही होता है अगर हमारी 100% एफिशिएंसी हो। और इसी वजह से मैं कह सकता हूं कि यहाँ पर 3 पुलिस का इस्तेमाल किया गया है। बाकी अगर ब्लॉक एंड टैकल के हिसाब से अगर मुझे आपको दिखाना है तो मैं वो भी बता सकता हूं। देखिए, सबसे पहले बात ये एक बड़े वाला हो गया, ये एक स्मॉलर वन हो गया और एक जो उससे जो मूवेबल वाला पार्ट है, जो ये वाला पार्ट है, वो यहाँ पे आपको दिखाई दे रहा है। अब देखिए, यहाँ पे हमारे पास आ गया एफर्ट, कन्वीनियंट डायरेक्शन है तो ये इस पे जाएगा, ये ऐसे जाएगा और फर्दर वो यहाँ पे जो हुक है उसके साथ अटैच होगा और यहाँ पर आपके पास लोड है। अब आप देख लीजिए ध्यान से, ये जो मैंने अभी ब्लॉक में बनाया है ये एक्चुअली में ये वाला ही हिस्सा है। क्लियर? आई होप आपको समझ में आ गया होगा। आगे चलते हैं। कहता है कि डैश क्लास 1, क्लास 2, क्लास 3 लीवर विल ऑलवेज हैव मैकेनिकल एडवांटेज ग्रेटर देन 1। देखिए, जब हम क्लास 1 की बात करते हैं तो उसमें हमारे पास मैकेनिकल एडवांटेज इक्वल टू 1, लेस देन 1 और ग्रेटर देन 1 तीनों ही हमें मिलते हैं। और जब हम बात करते हैं ग्रेटर देन 1 की तो इसका मतलब है कि ये एक फोर्स मल्टीप्लायर है। पहले तो आप इसको समझें कि ये क्या है, मल्टीप्लायर है। देखिए, आंसर देने को तो मैं आपको झट से आंसर दे सकता हूं, कोई मुश्किल नहीं है, बट हमें एक्चुअली में समझना है कि कंसेप्चुअल क्वेश्चन को किया कैसे जाता है ताकि आप उसके मेथोडोलॉजी को समझो और आपको अगर कोई नया क्वेश्चन बन के आता है तो आप उसका आंसर दे सको। तो अगर ये फोर्स मल्टीप्लायर है तो हमें एक ऐसा क्लास ढूंढना है जिसमें आपकी मैकेनिकल एडवांटेज, अच्छा होता क्या लीवर के केस में, अगर आपको याद हो तो एफर्ट आर्म डिवाइड बाय लोड आर्म होता है। तो अगर मैकेनिकल एडवांटेज ग्रेटर देन 1 है तो इसका मतलब है कि एफर्ट आर्म हमेशा लोड आर्म से बड़ा होना चाहिए। और अगर मैं क्लास 2 लीवर के बारे में बात करूं, किसके बारे में, क्लास 2 लीवर के बारे में बात करूं, तो उसके एक एंड में फलक्रम होता है और सेंटर में हमारा लोड होता है और दूसरे एंड पे एफर्ट होता है, जिसकी वजह से एफर्ट आर्म हमेशा बड़ा होगा लोड आर्म से। इसलिए हमारा जो आंसर है वो हमारा बन जाता है क्लास 2। ठीक है, तो आपको इस तरीके से सिंपल वे में आपने इसका जो है आंसर देना था। डन? क्लियर हो गया? आगे बढ़ते हैं तब। अब आता है कि इन ए ब्लॉक एंड टैकल सिस्टम इंक्रीज इन वेट ऑफ द मूवेबल ब्लॉक डिक्रीजेज डज नॉट इफेक्ट और इंक्रीज द एफिशिएंसी ऑफ द मूवेबल पुली। देखिए, मैं आपको एक बार बता दूं, अगर आपको याद हो तो जब हम मशीन का बी पार्ट करते हैं उसका आखिरी जो हमारे को एक पैराग्राफ दिया गया है, पैराग्राफ को मुझे टॉपिक हमें दिया हुआ है, उसमें बताया गया है कि अगर हम अपना वेट ऑफ द मूवेबल पुली भी कंसिडर करें तो क्या होगा। देखिए, उसमें एफिशिएंसी का फॉर्मूला था 1 - W अपॉन N इंटू E। अब सिंपल सी बात यह है कि W क्या है, ये है बेटा वेट ऑफ द पुली, वेट ऑफ द मूवेबल पुली। ठीक है,
तो आइडियल कंडीशन के अंदर हम कभी भी वेट ऑफ द मूवेबल पुली या वेट ऑफ द कोई भी पुली हम कभी भी कंसिडर नहीं करते, इसकी वजह से एफिशिएंसी इक्वल टू 1 आती है। लेकिन अब आप इस फॉर्मूले में देख सकते हो कि अगर आप वेट ऑफ द पुली को कंसिडर करेंगे तो आपके पास कुछ ना कुछ नंबर तो आएगा ही जो कि 1 से माइनस होगा, क्योंकि 1 से माइनस हो रहा है इसका मतलब है एफिशिएंसी आपकी लेस देन 1 आएगी। इसका मतलब है कि आपकी जो एफिशिएंसी है वो ऑफ कोर्स डिक्रीज करेगी। तो इसका जो आंसर है वो क्या आएगा कि ये आपका डिक्रीज करेगा। ठीक है, तो इस तरीके से आपने इस क्वेश्चन का आंसर देना था। क्लियर। अगला जो क्वेश्चन है उसके अंदर हमें पोटेंशियल एनर्जी, मतलब ये ना वर्क पावर एनर्जी का भी क्वेश्चन इसमें इंक्लूड है, तो मैं दोनों ही आपको साथ साथ करवा देता हूं। देखिए, सबसे पहला क्वेश्चन आपसे क्या पूछा जा रहा है कि ड्रॉ अ लेवल डायग्राम ऑफ अ सिस्टम इंडिकेटिंग क्लियरली द डायरेक्शन ऑफ द लोड एंड द एफर्ट, जिसमें हमारी ब्रोकन टैकल सिस्टम हो, पुली जो है उसमें वेलोसिटी रेशियो क्या है, हमारी 4 है। हमने पढ़ा है कि अगर मेरे पास वेलोसिटी रेशियो, मैं एक बार कलर चेंज कर देता हूं इसमें, अगर वेलोसिटी रेशियो मान लीजिए मेरे पास 4 है तो इसका मतलब है कि जो नंबर ऑफ पुली, अच्छा अब आपके मन में आएगा सर ये कन्वीनियंट डायरेक्शन है कि इनकन्वीनियंट डायरेक्शन है, तो जब तक आपको इनकन्वीनियंट के बारे में स्पेसिफिकली नहीं बोला जाता तो आप इसको एज ए कन्वीनियंट डायरेक्शन लेके ही चलेंगे। तो इसलिए हम जो नंबर ऑफ पुलिस का यहाँ पे इस्तेमाल करेंगे वो हमारे पास 4 ही होगा। अब क्योंकि ये एक इवन नंबर है, इसकी वजह से हमारी जो फिक्स्ड पुलिस है वो 2 होंगी और जो मूवेबल पुलिस का जो सेट है वो भी 2 का ही होगा। बनाते वक्त प्लीज एक बार याद रखें कि बेटा जो सबसे ऊपर वाला पुली होगा उसका साइज आप बड़ा रखेंगे, उसके नीचे वाले का साइज आप थोड़ा सा छोटा रखेंगे। और अगर आप मूवेबल की बात करते हो तो ऊपर वाला सबसे छोटा और जैसे आप नीचे आते हो तो उसका साइज जो है वो आपका बड़ा होना चाहिए। ये ऐसा इसलिए किया जाता है क्योंकि आपके स्ट्रैंड आपस में टच नहीं करने चाहिए। लोड है, लोड की डायरेक्शन आप ऐसे शो करेंगे। इसके बाद आपने अपना एफर्ट दिखाना है बच्चे, एफर्ट को आप इस तरह से अपना डायरेक्शन शो करेंगे। स्केल की हेल्प से आप इस पॉइंट और इस पॉइंट को टेंजेंशियली ज्वाइन करेंगे, फिर आप इसको और इसको टेंजेंशियली ज्वाइन करेंगे, आप इसको और इसको टेंजेंशियली आप ऐसे ज्वाइन करेंगे और फाइनली बच्चे आप यहाँ पे उसको इसके हुक के साथ ऐसे अटैच कर देंगे। हुक आपस में जुड़ने नहीं चाहिए, ऐसे अलग अलग दिखना चाहिए। इसके अलावा आपने टेंशन को शो करना है। टेंशन के लिए हमने हमेशा ऊपर की तरफ एरो दिखा के टी की यहाँ पे शो करना है, जैसे कि मैं यहाँ पे कर रहा हूं। तो ये एक बहुत बढ़िया ब्लॉक एंड टैकल सिस्टम मैंने आपके लिए बना दिया जिसका वेलोसिटी रेशियो आपका 4 है। 2 बातों का ध्यान रखें, मेरा फ्री हैंड है तो मेरे स्ट्रैंड थोड़े से इस तरह से मुड़ते हुए नजर आ रहे हैं, लेकिन आपको एक बात का ध्यान रखना है कि जो स्ट्रैंड है वो बिल्कुल आपके स्ट्रेट होने चाहिए। तो इसलिए स्केल का इस्तेमाल करके ही आपने इसको ड्रॉ करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन बोलता है आपका कि कैलकुलेट द पोटेंशियल एनर्जी ऑफ द लोड। अब देखिए, अब देखो बड़ा अच्छा क्वेश्चन है, देखो यही क्वेश्चन है आपका। कहते हैं कैलकुलेट द पोटेंशियल एनर्जी ऑफ द लोड 100 kgf लिफ्टेड बाय दिस पुली टू ए हाइट ऑफ 5 मीटर। देखिए आप जानते हैं कि पोटेंशियल एनर्जी ऑफ द लोड 100 kgf आपको दिया हुआ है ना, लिफ्टेड बाय दिस पुली टू ए हाइट ऑफ 5। ठीक है, सो बेसिकली अगर हम पोटेंशियल एनर्जी की बात करते हैं तो वो हमारा mgh होता है। मास मैं आपको पहले बहुत बार बता चुका हूं, आज मैं फिर बता रहा हूं कि अगर आपको 100 kgf दिया होता है तो आप मास को 100 kg ले सकते हो। बस इसी वजह से आप यहां पे क्या लेंगे, 100 ले लेंगे। हाइट आपका 5 होगा, जी आपका 10 हो गया, तो आपके पास 5000 जूल जो है यहां पे सिंपल आपका आंसर आ जाता है। वैसे इसके अंदर इंटरेस्टिंग तब होता अगर वो ये कहता कि फाइंड द पोटेंशियल एनर्जी ऑफ द एफर्ट, अगर वो एफर्ट की बात करता। क्यों इंटरेस्टिंग हो जाता है, क्योंकि हमें पता है वेलोसिटी रेशियो क्या है, हमारे पास 4 है और वो डिस्प्लेसमेंट मूव बाय एफर्ट बाय डिस्प्लेसमेंट मूव बाय लोड है। अब सिंपल सी बात ये थी कि लोड जो है यहाँ पर 5 मीटर की हाइट मूव कर रहा है तो एफर्ट जो है वो आपका 20 मीटर जो है वो डिस्प्लेस करेगा। तो अब आपको क्या करना था कि यहाँ पर 100 इंटू 5 की जगह पे यहाँ पे 20 आना था, इंटू 10 करते तो आपका आ जाता पोटेंशियल एनर्जी ड्यू टू एफर्ट। तो हाँ, लेकिन वो डिक्रीज होता क्योंकि वो नीचे की तरफ जा रहा है इसलिए वो डिक्रीज होता। मतलब कहने का मतलब है कि कैसे भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है, आपको समझना है हर स्टेप्स को, हर लाइन को, और आप बहुत अच्छे से उसका आंसर दे पाओगे फॉर श्योर, इसलिए ध्यान से इसको करना। आगे बढ़ते हैं। ओके, अब इस क्वेश्चन के अंदर जैसे मैंने जब इस क्वेश्चन को देखा है तो मेरे को दिखाई दे रहा है कि यहां पर आप देख सकते हो कि एफर्ट नीचे से ऊपर की तरफ आपका एक्ट कर रहा है। जब एफर्ट ऐसे नीचे से ऊपर की तरफ एक्ट करता है उसको इनकन्वीनियंट डायरेक्शन कहा जाता है। और जब भी इनकन्वीनियंट डायरेक्शन हुआ है तो हमारा जो वेलोसिटी रेशियो है वो हमेशा नंबर ऑफ पुलीज
नंबर ऑफ पुलिस प्लस 1 करके हमें मिला है। तो ये बात समझनी बहुत ही इंपॉर्टेंट है, क्योंकि अगर आपको ये बात नहीं समझ में आएगी तो आप इस क्वेश्चन का आंसर नहीं दे पाओगे। अब जैसे कि इस कंडीशन में आप देखिए कि हमारा जो एफर्ट है वो आपका ऊपर की तरफ एक्ट कर रहा है, जो कि इनकन्वीनियंट डायरेक्शन है, 2 पुलिस है, इसलिए इसमें वेलोसिटी रेशियो हो जाएगी 2 + 1, आंसर आ जाएगा 3। इस कंडीशन में सिर्फ एक ही पुली का इस्तेमाल किया गया है, तो ये हो जाएगा 1 + 1 = 2। अब ये दोनों कंडीशंस के अंदर हमारा कन्वीनियंट डायरेक्शन है। देखिए इनकन्वीनियंट और कन्वीनियंट कैसे पता लगता है, अगर तो फिक्स्ड पुली में से रोप नीचे की तरफ जा रही है जो कि एफर्ट शो कर रहा है तो वो कन्वीनियंट होता है, और अगर एक मूवेबल वाले पार्ट में से एफर्ट ऊपर की तरफ जा रहा होता है तो उसको इनकन्वीनियंट कहा जाता है। अब इस कंडीशन में नंबर ऑफ पुलिस हमारी 3 है, तो इसमें वी आपका सीधा 3 ही हो जाएगा, क्योंकि जब कन्वीनियंट होता है तो वो यार मैं यहाँ पे लिख देता हूं, जब कन्वीनियंट होगा तब आपका वी जो है वो नंबर ऑफ पुलिस के बराबर होगा। ठीक है, नंबर ऑफ पुलिस के बराबर होगा। तो यहाँ पे हमारे पास 3 आ चुका है, यहाँ पे हमारे पास नंबर ऑफ पुलिस यहाँ पे 2 लेंगे, तो यहाँ पे जो वी है यहाँ पे 2 हो जाएगा। अब हम बात करेंगे अपने ऑप्शंस की, राइट। अब ऑप्शंस को देखेंगे तो ऑप्शन से हमें ज्यादा क्लैरिटी होगी। कहता है देयर आर 3 पुलिस सिस्टम विद वी आर इक्वल टू 2। 3 पुलिस सिस्टम जिसका वी आर 2 है, नहीं यहाँ पे 2 ही है जिसका वी आर 2 है। फिर कहता है देयर आर 2 पुलिस सिस्टम विद वी आर इक्वल टू 2, बिल्कुल है। 1 पुली विद वी आर इक्वल टू 3 है, एंड 1 विद इक्वल टू 1, ये गलत है। देयर आर 2 पुलिस सिस्टम विद वी आर इक्वल टू 2, 1 विद 3, 1 विद 4, बिल्कुल भी नहीं, आप देख सकते हो। बट देयर आर 2 पुलिस सिस्टम विद वी आर इक्वल टू 2 एंड 2 पुलिस सिस्टम विद वी आर इक्वल टू 3, ये बिल्कुल हमारा सही आंसर है, इसलिए इसका ऑप्शन डी हो जाएगा। क्योंकि 2 ऐसे सिस्टम है जिसमें हमारे पास वी आर 2 है और 2 ऐसे सिस्टम है जिसका वी आर हमारे पास 3 है। तो इस तरीके से आपने ये वाला क्वेश्चन अटेम्प्ट करना था। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट कहता है कि ड्यूरिंग हिज एक्सपेरिमेंट विद अ सिंगल मूवेबल पुली, जैज determine the effort, mechanical advantage and efficiency, that is x, y and z respectively. Subsequently, after lubricating the pulley thoroughly, he recalculated the effort, mechanical advantage and efficiency, x dash, y dash and z dash. Okay, so देखिए मेरा सबसे पहले बात मैं आपको जो बताना चाहता हूं वो ये है कि हमारे पास जो एफर्ट है वो हमारे पास x है, मैकेनिकल एडवांटेज जो है वो हमारे पास y है, और जो एफिशिएंसी है, सबसे बड़ी बात होती है यहाँ पे एफिशिएंसी जो है वो हमारे पास एफर्ट है, मैकेनिकल एफिशिएंसी वो हमारे पास z दी हुई है। जब आप उसको लुब्रिकेट कर देते हो तो लुब्रिकेट करने से क्या होता है आपको पता है, जब आप लुब्रिकेट कर देते हो तो फ्रिक्शन कम हो जाती है, इसका मतलब आपको बहुत कम एफर्ट लगाना पड़ता है। सो देखिए पहले तो ये समझिए बेटा कि मैकेनिकल एडवांटेज हमारा लोड अपॉन एफर्ट होता है, पहले इस बात को समझना, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। तो जब आपने उसको लुब्रिकेट कर दिया मतलब आपने उसका फ्रिक्शन कम कर दिया, तो फ्रिक्शन कम करने से क्या होगा कि जो एफर्ट की वैल्यू है वो आपकी डिक्रीज कर जाएगी। तो इसका मतलब बड़ा साफ साफ है कि तुम्हारा एक्स डैश जो है वो एक्स से कम होगा। एफिशिएंसी कम होने की वजह से आपके मैकेनिकल एडवांटेज बढ़ जाएगी, क्योंकि एफिशिएंसी डिनोमिनेटर में है, डिनोमिनेटर में अगर किसी भी फ्रैक्शन की वैल्यू कम होती है तो ओवरऑल फ्रैक्शन की वैल्यू बढ़ जाती है, तो आपकी मैकेनिकल एडवांटेज बढ़ेगी। इसका मतलब है कि वाई डैश जो है वो ऑफकोर्स ज्यादा होगा मेरे वाई से। अब जब हम बात करते हैं एफिशिएंसी की तो हमने हमेशा पढ़ा है एफिशिएंसी क्या होता है बेटा, मैकेनिकल एडवांटेज अपॉन वेलोसिटी रेशियो हमारे पास होता है। तो अगर आपकी मैकेनिकल एडवांटेज बढ़ रही है तो ऑटोमेटिकली आपकी एफिशिएंसी भी बढ़ जाएगी, क्योंकि मैकेनिकल एडवांटेज न्यूमरेटर में है, तो इसका मतलब है कि z डैश आपका बड़ा होगा z से। तो अब इन सबको अगर ध्यान से देखा जाए तो पहले वाले केस में x डैश ग्रेटर देन ये नहीं होगा, अगले में हमने किया था y डैश ग्रेटर देन y, तो ये नहीं होगा, अगले केस में हमारा z डैश ग्रेटर देन z है तो ये होगा, और यही इसका करेक्ट आंसर होगा। सो आई होप आपको अच्छी तरह समझ में आ गया होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब हम बात करेंगे अलग एक क्वेश्चन से, कहते हैं मैच द कॉलम्स है, बड़ा इजी सा क्वेश्चन है। सबसे पहले आता है नोडिंग ऑफ हेड। देखिए अगर आपने मेरे वीडियोस को देखा है जहां पे मैंने आपको ये कहा था कि हमारी बॉडी होती है, ह्यूमन बॉडी होती है, उनमें कई सारे जो पार्ट्स है वो एज अ लीवर की तरह काम करते हैं, जिसमें नोडिंग ऑफ हेड जो है वो क्लास 1 लीवर को रिप्रेजेंट करता है, क्योंकि बिल्कुल सेंटर में यहाँ पे हमारे पास फलक्रम होता है, अगला हिस्सा लोड है और पिछले वाला हिस्सा एज एफर्ट की तरह आपका काम करता है। तो नोडिंग ऑफ हेड हमारा क्या रिप्रेजेंट करता है, ये रिप्रेजेंट करता है क्लास 1 को रिप्रेजेंट करता है, और इन तीनों में से सीसो ही है जो क्लास 1 को रिप्रेजेंट करती है, क्योंकि फलक्रम बीच में होता है यहाँ पर। सो इसलिए ये क्लास 1 को रिप्रेजेंट करते, तो इसका मतलब है कि 1 का जो आंसर है वो हमारा सी होगा।
कहता है लिफ्टिंग बॉडी वेट ऑन योर टो, जब आप ऐसे करते हो तो उस कंडीशन में क्या होता है कि फलक्रम जो है आपका, हाँ जो फलक्रम है वो आपका टो बन जाता है, ठीक है। एंड जैसे आप इसको लिफ्ट करते हो, जैसे मतलब देखिए मेरे को जहां तक नजर आता है ये आपका पैर है, और ये जो काफ होता है यहाँ पे, काफ जो है वो ये आपका एज ए एफर्ट की तरह काम करता है, ये फलक्रम की तरफ काम करता है, और लोड जो है वो बीच में एक्ट करता है। सो ये जो है ये एक तरह से बन गया आपका क्लास 2, ये क्लास 2 की तरह काम कर रहा है क्योंकि एफर्ट आर्म आपका बड़ा है एज कम्पेयर टू लोड आर्म, और यहाँ पे जो बोतल ओपनर है वो एग्जैक्टली वही काम करता है एज ए क्लास 2 लीवर, इसलिए इसका जो सही आंसर होगा वो ये होगा। सो नोडिंग ऑफ हेड का आप सीसो बोलेंगे, और लिफ्टिंग बॉडी वेट ऑन द टो को आप बोतल ओपनर के साथ मैच करेंगे क्योंकि दोनों ही क्लास 2 लीवर को रिप्रेजेंट करते हैं। चलिए अब हम बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। आजकल ग्राफिकल बेस्ड एनालिसिस बेस्ड बड़े क्वेश्चन बनते हैं, इसलिए बड़ा ध्यान से आपने इनको स्टडी करना है। देखिए सबसे पहले इस क्वेश्चन में क्या था, द ग्राफ शोज कि लोड अगेंस्ट एफर्ट, जो दिख ही रहा है लोड है, यहाँ पे एफर्ट दिया हुआ है फॉर ए लीवर, कहता है विद लोड एंड एफर्ट ऑन द सेम साइड ऑफ द फुलक्रम, ऑन द सेम साइड ऑफ द फुलक्रम, सेम साइड ऑफ द फुलक्रम, ओके, ऑन द सेम साइड ऑफ द फुलक्रम, कहते विच फीचर ऑफ द लोड एंड एफर्ट ग्राफ मस्ट बी कैलकुलेटेड टू डिटरमिन द मैकेनिकल एडवांटेज। देखिए सिंपल सी बात आपको मैं बताऊंगा यहां पर, ओके तो यहां पर हमारे पास 0 है। देखो कुछ नहीं करना हमने, सबसे पहली बात यह है, अगर आप यहां पे एक चीज को नोटिस करेंगे तो अगर मैं लोड 10 लेता हूं तो हमारा जो एफर्ट है वो 5 है, तो अगर मैं मैकेनिकल एडवांटेज निकालूं, मैकेनिकल एडवांटेज क्या होता है बेटा, लोड अपॉन एफर्ट ही तो होता है, तो लोड अगर मैं 10 ले लूं, नीचे 5 ले लूं, तो आंसर कितना आ रहा है 2। मैकेनिकल एडवांटेज क्योंकि ग्रेटर देन 1 यहां पे आ रही है, पहली बात। अब ग्रेटर देन 1 जो है वो दो केस में हो सकता है, या तो क्लास 1 में हो सकता है या तो क्लास 2 में हो सकता है, लेकिन इसने यहां पे स्टेटमेंट में ऑलरेडी बता दिया कि लोड और एफर्ट जो है वो एक ही तरफ है, तो इसका मतलब ये हुआ कि अगर फुलक्रम एक एंड में है तो लोड एक तरफ है और एफर्ट जो है वो आपके, एफर्ट जो है वो आपका यहां पे एक्ट करना चाहिए। अब आप बोलेंगे सर एफर्ट बीच में क्यों नहीं लगाया, वो इसलिए क्योंकि अगर मैं एफर्ट बीच में लगाता तो इसका मतलब होता है कि मैकेनिकल एडवांटेज आपकी लेस देन 1 आएगी, क्योंकि एफर्ट आर्म छोटा हो जाता है एज कंपेयर टू लोड आर्म। तो आप चाहते हो कि आपका एफर्ट आर्म बड़ा हो एज कंपेयर टू लोड आर्म, तभी आपका मैकेनिकल एडवांटेज ग्रेटर देन 1 आएगा, जो कि इस ग्राफ से आ रहा है। तो पहली बात तो ये मैकेनिकल एडवांटेज यहाँ पे 2 है, और विच क्लास को बिलोंग करता है, तो क्लास 2 को जो है ये आपका बिलोंग करता है, और इस तरीके से आपने इस क्वेश्चन को एनालाइज करना था और इसका आंसर देना था। ओके सो ये बड़ा अच्छा क्वेश्चन है, अगर आप इसको ध्यान से देखेंगे तो यू विल अंडरस्टैंड कि यहाँ पे क्या बात हो रही है। सबसे पहले कहता है कि द डायग्राम अबव शोज अ पुली यूज्ड टू लिफ्ट एन आयरन बीम, जिसकी पूरी की पूरी लेंथ जो है वो आपको 3 मीटर की दी हुई है, और उसका जो वेट है वो 100 kgf है। तो अगर हमारे पास कोई भी एक रॉड भी हो, उसका जो सेंटर ऑफ ग्रेविटी है एग्जैक्टली यहां पर लाई करेगा, और एग्जैक्टली यहीं पे नीचे की तरफ इसका जो वेट है जो कि 100 kgf है वो यहां पर एक्ट करेगा। सिंपल सी बात है, कोई मुश्किल नहीं है इसमें। कहते हैं कैलकुलेट द मिनिमम एफर्ट नीडेड टू जस्ट लिफ्ट द बीम ऑफ द ग्राउंड। देखिए सबसे पहली बात, अगर बीम को वो लिफ्ट करता है तो आपको मैं सब सिर्फ समझाने के लिए बता रहा हूं कि आपका बीम कुछ इस तरह से दिखाई देगा जब वो लिफ्ट करेगा, तो ये वाला जो पॉइंट है वो एज अ फुलक्रम की तरह काम कर रहा है, ये वाला जो पॉइंट होगा ये लोड की तरह काम कर रहा है, और ये जो स्ट्रिंग यहां पे लगा है जो ऊपर की तरफ इसको खींच रहा है ये एज ए एफर्ट की तरह यहां पे काम कर रहा है। तो एक बार मैं बाकी सबको मिटा देता हूं, थोड़ी सी आपको क्लैरिटी हो जाएगी। मैं क्लैरिटी के लिए जस्ट आपको बताया कि एक्चुअली में हो क्या रहा है यहाँ पे। सो अगर आपको ये क्लियर है तो यहां पे क्या हो रहा है, एफर्ट ऊपर लग रहा है, लोड नीचे लग रहा है, ये तो अब इसमें कहा कि मिनिमम एफर्ट बताओ, मतलब आपको ई फाइंड करने की बात कर रहा है। तो आपको पता है कि हमने पढ़ा था ना वो एफर्ट इंटू एफर्ट आर्म इक्वल लोड इंटू लोड आर्म वाला, वही वाला यहाँ पे यूज होगा। तो देखिए एफर्ट इंटू एफर्ट आर्म, तो अगर मैं इसको इस पॉइंट को एफ ही मान लेते हैं, ये एफ आ गया, ये ए आ गया, एक काम करो ना इन्हीं अल्फाबेट्स को यूज करता हूं। सो एफर्ट इंटू एफर्ट आर्म मतलब ई एफ, इसको लोड इंटू लोड आर्म मतलब एल एफ, बस दैट्स इट, हो जाएगा, इसी से आ जाएगा, देख लेना। सो एफर्ट मुझे फाइंड करना है, एफर्ट आर्म हमारा 3 है क्योंकि हमने कहा ऑलरेडी कि इसकी पूरी लेंथ जो है वो 3 मीटर की है, यहाँ पे दिया भी हुआ है। एंड एक चीज मैंने करना रह गया, इंटू 3 करना है, मैंने कुछ और ही कर दिया, विच इज इक्वल टू लोड, लोड यहाँ पे 100 kgf उसने दिया हुआ है, और लोड आर्म जो है ऑब्वियस इसका आधा हो जाएगा, 1.5 आपके पास यहाँ पे हो जाएगा जब आप इसको सॉल्व करोगे।
तो ई बचे आपके पास यहाँ पे आ जाता है 100 इंटू 15/30 बन जाएगा आपका, एक तरीके से डेसिमल हटा दिया मैंने यहाँ पे, तो ये 5 आ गया, तो आंसर आपका 50 kgf आपका यहाँ पे रिक्वायर्ड आंसर आपको मिल जाता है। ठीक है ना, इजी है। अब हम बात करेंगे बेटा इसके बी पार्ट की। बी पार्ट में कहता है कि व्हेन द बीम इज बीइंग लिफ्टेड फ्रॉम द ग्राउंड विद द अदर एंड टचिंग द ग्राउंड। ओके, अब ये वाला एंड अभी भी टच कर रहा है, बट जब तक हम इसको पूरी तरह लिफ्ट नहीं कर देते, कहता है कि स्टेट विद अ रीजन वेदर द एफर्ट नीडेड कीप्स ऑन इंक्रीजिंग, डिक्रीजिंग और रिमेन्स द सेम। तो देखिए इसका जो सही आंसर है वो ऑफ कोर्स यही है कि इट रिमेन्स द सेम, एंड उसका रीजन ये है कि जब तक ये मेरा पूरा का पूरा रोड ग्राउंड के ऊपर लिफ्ट नहीं हो जाता, तब तक हर कंडीशन में आपका जो एफर्ट आर्म है और जो लोड आर्म है उसकी वैल्यू हमेशा फिक्स रहेगी, क्योंकि फलक्रम यही है। इस वजह से एफर्ट आर्म आपका यही रहेगा, लोड आर्म आपका यही रहेगा, इनकी पोजीशन में कोई भी चेंज नहीं आएगा और इसकी वैल्यू में कोई चेंज नहीं आएगा। इसकी वजह से इनके मैकेनिकल एडवांटेज, अगर हम एफर्ट आर्म लोड आर्म की बात करते हैं, उसमें कोई चेंज नहीं आएगा। तो ओवरऑल आपके एफर्ट में कभी भी कोई चेंज नहीं आएगा। बट ये बात बिल्कुल सही है कि जिस टाइम आप इसको पूरी तरह हवा में लिफ्ट कर लेते हो, तब इसका पूरा भार जो है इस पुली के ऊपर एक्ट करेगा। उस कंडीशन में आपको ज्यादा एफर्ट लगानी पड़ेगी उसको लिफ्ट करने के लिए। और लेकिन हमसे ऐसी कुछ बातें नहीं पूछी हुई है, सिंपल सी बात हमें बोली है, हमने सिंपल उसका आंसर दे दिया है और यही इसका रिक्वायर्ड आंसर है। आई होप आपको अच्छी तरह क्लियर हो गया होगा। एंड इसके साथ आपके मशीन्स के आए हुए कंसेप्चुअल क्वेश्चंस को मैंने यहाँ पे डिस्कस कर दिया है। अगर आपको पसंद आ रहा है तो काइंडली इसको लाइक करें, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग जो है इन वीडियोस को मतलब व्यूज़ दें, ताकि इसमें लाइक आए, क्योंकि जितने ज़्यादा लाइक्स आएंगे और ये ज़्यादा रिकमेंड होगा लोगों के लिए। तो इतना काम आप मेरा आई थिंक कर ही सकते हो ना। तो आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू सो मच।